रूस के साथ चीन ने बहुत ही गंदा खेल शुरू कर दिया है। यहाँ पर भारत को एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्ती दोस्ती करते करते चीन ने अब रूस को धोखा देना शुरू कर चुका है, और यह हालत देख करके यकीनन पुतिन को भारत की याद आ रही होगी। भारत को किसी भी कीमत पर रूस के लिए एक्शन लेना ही होगा। यहाँ पर अगर हम देरी करते हैं तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। रूस को बचाना होगा, क्योंकि एक समय था जब आधी दुनिया से टकरा करके और रशिया ने भारत की रक्षा की, लेकिन आज उसी रूस के बॉर्डर पर जो चीन गंदा खेल खेल रहा है, उसे देख करके भारत अपनी आंख बंद नहीं कर सकता है। देखने में चीन रूस का दोस्त जरूर लगता है, लेकिन उससे बड़ा दुश्मन रूस के लिए कोई है ही नहीं। अमेरिका के इशारे पर चीन लगातार रशिया को अपने जाल में फंसाते जा रहा है और भारत कुछ भी नहीं कर पा रहा है। रूस के पड़ोसी देशों में चीन जिस तरीके से गंदा खेल खेल रहा है, आप जान करके हैरान रह जाएंगे पूरी रिपोर्ट को, क्योंकि वह रूस के साथ खेल खेल रहा है और पूरे उसके पड़ोस से लेकर के चारों तरफ उसको रशिया को जकड़ने की कोशिश कर रहा है चाइना, अमेरिका के इशारे पर। कई बार यह सवाल उठता है कि पश्चिमी देशों और रूस के बीच भारत को किसका साथ देना चाहिए। इसमें कोई इसमें संदेह नहीं है कि भारत को हमेशा रशिया के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे उसके सामने कोई भी हो। बस रशिया का और फ्रांस का हम कंपेरिजन कर सकते हैं केवल, क्योंकि ये दोनों जो है कि लगातार एक तरह का दोस्त हैं भारत के लिए, लेकिन दूसरा कोई नहीं कंपेरिजन कर सकता है रशिया का भारत के लिए। एशिया के अंदर अगर आप देखें तो चीन बहुत बड़ा सुपर पावर बन सकता है, और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चीन इधर एशिया का सुपर पावर बन जाए और वह उधर पूरे वेस्ट का सुपर पावर बन करके रहे, ताकि पूरा का पूरा ये G20 G7 सब खत्म हो जाए, केवल G2 बन करके रहे। और अमेरिका भारत का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। अब देखिए हमारा जो ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट था, उसको ब्लॉक कर दिया गया ताकि भारत रशिया तक नहीं पहुंच सके, रशिया के पड़ोसी देशों तक नहीं पहुंच सके। केवल उस इलाके में चाइना अकेले अपने आप को मजबूत करे। रूस हमेशा से चाहता है कि भारत की मौजूदगी उसके अंदर हो, रशिया के अंदर हो, रशिया के पड़ोसी देशों में हो, भारत की मौजूदगी बढ़े, लेकिन अमेरिका नहीं चाह रहा है। और अमेरिका और चीन दोनों मिले हुए हैं, और ये दोनों मिल करके भारत और रूस को कमजोर कर रहे हैं, ताकि चीन पूरे इलाके में वहां पर रूस पे और उसके आसपास में पूरा वो अपना दबदबा बना ले। अगर आप देखें तो रूस के आसपास के इलाकों में चीन ऐसे फैलाया हुआ है ना, मतलब कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहा है, और भविष्य में वह कोशिश यह भी करेगा कि रूस को भी कॉलोनी बना दे अपना, और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आप देख करके हैरान रह जाएंगे। भारत भी यही चाहता है कि भारत रूस के पड़ोसी देशों तक न पहुंच पाए, अमेरिका यही चाहता है, सॉरी। और यही वजह है कि उसने ईरान पर हमला कर दिया, देखिए आप। और ईरान इस बात को बोल भी रहा था कि जो हमारे ऊपर हमला हुआ है भारत की तरक्की को रोकने के लिए हुआ है। यही कारण है कि रूस के लिए भारत को एक तरह से चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों से भी भिड़ना पड़ सकता है। भारत को भिड़ना पड़ेगा, इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे हमको, क्योंकि रूस ने भी कभी लड़ाई की है महाशक्तियों से भारत के लिए। रूस को बचाने के लिए यहाँ पर भारत सरकार को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आज अगर आप देखिए तो चीन अगर भारत को परमानेंट सीट देने के लिए तैयार हो रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इसके पीछे किसका हाथ है? निश्चित तौर पर रशिया का हाथ है। उसने दबाव बनाया, उसने रास्ते निकाले चीन के साथ मिलकर के, ताकि भारत की वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। और भविष्य में भी अगर हमको POK चाहिए, अगर हमको अक्साई चीन चाहिए, तो अमेरिका नहीं दिलाएगा कभी भी। रशिया अपने डिप्लोमेसी के दम पर हमें ये सब कुछ वापस दिला सकता है, चाइना के हाथों से निकाल करके और पाकिस्तान के हाथों से निकाल करके दिला सकता है। रशिया में इतनी काबूलियत है, लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत ताकतवर बन जाए। और एक तरह से साफ साफ अगर आप देखें तो चीन ने चुपचाप बेहद साइलेंट तरीके से पुतिन के पीठ में खंजर भोंकना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया है। और अगर समय रहते भारत ने मरहम पट्टी नहीं की तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि चाइना बहुत ही आंख बंद करके आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे ना सेंट्रल एशिया की कहानी, आप हिल करके रह जाएंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पर, चीन कैसे खेल खेल रहा है रूस के खिलाफ। पुतिन देख करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं और फंसे हुए हैं। भारत को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका रास्ता रोकने की कोशिश कर दे रहा है, भारत को वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा है। सेंट्रल एशिया का पूरा एक तरीके से आप देखें तो भू राजनीतिक संतुलन बिगड़ चुका है। सब कुछ चाइना के कंट्रोल में जा रहा है वहाँ पर, अमेरिका के इशारे के कारण। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन का पूरा दबदबा उस इलाके में बढ़ गया है। रूस के आसपास के सारे देशों में एक तरीके से चीन अपना नेटवर्क, सारा सब कुछ, हर तरह का नेटवर्क वहाँ पे कंट्रोल मॉडल तैयार कर चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि रूस और चीन का जो व्यापार है उसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि व्यापार का जो संतुलन है बहुत ही ज़्यादा चाइना के पक्ष में चला गया है। $200 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार हो रहा है रशिया और इसके बीच में, चाइना के बीच में, लेकिन चाइना लूट रहा है, रशिया को लूट रहा है लिटरली। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे उस इलाके में चीन अपना करेंसी को फैला रहा है, युआन को, डिजिटल कंट्रोल बढ़ा रहा है। रशिया के अंदर भी युआन में जो ग्रोथ आया है उसको आंकड़े देख करके आप हिल जाएंगे आज।
मतलब चीन का पूरा यही टारगेट है कि पहले सेंट्रल एशिया को अपना गुलाम बना लो, फिर रशिया को बना लो, और फिर एशिया में भारत को दबाने की कोशिश करो। अगर हम नहीं रोकते हैं, रूस का मजबूत होना जरूरी है ताकि एशिया में भारत की शक्ति बची रहे। अगर रूस खत्म हो गया तो फिर ये अमेरिका और चीन मिल करके भारत को गिरा देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, रोक देंगे सारा रास्ता, क्योंकि ये दोनों ही सिर्फ सुपर पावर बन करके रहना चाहते हैं पूरे दुनिया में, तीसरे को खड़ा होने नहीं देना चाहते। जैसे कि ये लोग बहुत दिन तक भारत को वीटो पावर नहीं देना चाहा। सेंट्रल एशिया का पूरा भू राजनीतिक संतुलन बदल चुका है। सेंट्रल एशिया के ज़्यादातर देश पहले सोवियत संघ के हिस्सा थे, आप समझिए, और रूस दशकों तक इन देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता था। दशकों तक इन देशों ने एक तरीके से रूस की हर बात मानी, जैसे कोई आज्ञाकारी बहू हो, अपनी सास की बात मानती जाती है, उसी तरीके से। लेकिन अब चीन लंबे समय तक क्या किया, तो केवल वहाँ पर एक आर्थिक पार्टनर के रूप में मौजूद था, बस आर्थिक पार्टनर, लेकिन बहुत ही गलत मानसिकता के साथ यहाँ पर मौजूद था। चीन चुपचाप बैठा था, जैसे शादी में और रिश्तेदार होते हैं ना जो कुछ नहीं बोलते, लेकिन आखिर में पूरा का पूरा खाना एक प्लास्टिक में पैक करके लेके दुबक के निकल जाते हैं। चीन उसी तरीके से सेंट्रल एशिया में खेल रहा है, अमेरिका के खिलाफ, भारत के खिलाफ। यूक्रेन युद्ध ने सेंट्रल एशिया का पूरा आप देखें तो जियो पॉलिटिक्स बैलेंस ही बदल दिया। पहले यह पूरा क्षेत्र रशिया के अधीन में होता था, उसके कंट्रोल में था। आज पूरा चाइना इस पर दबाव बना रहा है, इस पर हावी होता जा रहा है। यानी कि युद्ध कहीं और हुआ है, लेकिन कुर्सी आप देखें तो किसी और की खिसक गई है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल साइड इफेक्ट, जो कि साफ साफ देखने को मिल रहा है सेंट्रल एशिया के अंदर। रूस को लगता था कि वो हमेशा इस पूरे इलाके में बिग ब्रदर बन करके रहेगा, पर अब चीन वहाँ पर एक तरीके से स्टेप फादर बनने की कोशिश कर रहा है। भारत को यहाँ पर तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। रूस की पकड़ कमजोर हो रही है और चीन का प्रभाव तेजी से उस पूरे क्षेत्र में बढ़ रहा है। अब अगर आप देखें तो रूस की पकड़ पूरे इस इलाके में, सेंट्रल एशिया में, ठीक वैसे ही कम हो गई, एकदम ढीली हो गई है, जैसे कि पुराने पैजामा हमारा कोई होता है, उसका इलास्टिक कमजोर हो जाए, उसी तरीके से रूस की स्थिति कर दी है चाइना ने वहाँ पर। रूस अभी भी कह रहा है कि ये मेरा इलाका है, और चीन पीछे से बोर्ड लगाकर बोलता है कि प्रॉपर्टी अंडर न्यू मैनेजमेंट। पूरा सेंट्रल एशिया में यही बोर्ड एक तरीके से दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जहाँ देखिए वहाँ चीन का कुछ ना कुछ चल रहा है, काम धाम। पहले रूस इस पूरे इलाके का बॉस था और चीन यहाँ पे जूनियर पार्टनर हुआ करता था सेंट्रल एशिया में। अब चीन बॉस बन गया है और रूस को एक तरह से आप देखिए तो सीनियर कर्मचारी की तरह के बैठा दिया है, अलग बैठा दिया उसको, जिसे कोई निकाल भी नहीं रहा है और ना उसकी कोई बात सुन रहा है। रशिया का ऐसा हाल हो गया है। रूस एक तरह से अगर आप देखें तो अब एक सिर्फ और सिर्फ इमोशनल एक्स बन करके रह गया है सेंट्रल एशिया के लिए, जो पुरानी यादों के सहारे जी रहा है। जबकि सेंट्रल एशिया एक तरह से अगर आप देखें तो अब चीन के साथ डेटिंग कर रहा है, क्योंकि चीन के पास पैसा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लोन भी है, सब कुछ है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो चीन बहुत ही शातिर दिमाग से उसको पूरा का पूरा चंगुल में फंसाते जा रहा है सेंट्रल एशिया को। यूक्रेन के बाद चीन का पूरा दबदबा बढ़ गया इस पूरे क्षेत्र में। चीन एक पूरे तरीके से क्षेत्र में एक आर्थिक ताकत बन चुका है पूरे क्षेत्र में। युद्ध यूक्रेन में चल रहा है, लेकिन प्रमोशन चीन का हो गया इस क्षेत्र में आप देखें तो। और इसे कहते हैं कि कैसे ऑफिस पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल वर्जन खेला जाता है, चाइना खेल रहा है इस पूरे इलाके में। बीजिंग अब पूरे इलाके में अपने हिसाब से नियम और शर्त तय करता है, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है। भारत को यहाँ पर तुरंत पहुँचना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, रशिया को बचाना पड़ेगा। इन देशों के साथ हमें भी अपने पार्टनरशिप को बढ़ाने होंगे तेजी से। अब चीन बड़े प्यार से आता है इस देशों में और कंधे पर उनके हाथ रखता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें लोन दूंगा, एयरपोर्ट बनाऊंगा, बस छोटा सा कागज़ साइन कर दो। सेंट्रल एशिया वाले देश पूछते हैं इसमें क्या लिखा है। चीन बोलता है कुछ खास नहीं है, बस लिखा है कि अब से तुम्हारा नेशनल एंथम भी एक तरीके से मेड इन चाइना हो के पूरा तरीके से कब्जा कर रहा है चीन सेंट्रल एशिया के अंदर। यहाँ पे भारत को एक्शन लेना चाहिए। रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन के अंदर, हमें ब्लॉक किया जा रहा है। चाइना ने हमारा पीओके ब्लॉक कर दिया ताकि हम सेंट्रल एशिया तक नहीं पहुंच सके। हम चाहे बाहर से रास्ता निकाल रहे थे कि हम वहां से पहुंच जाएंगे, अमेरिका ने चाहे बाहर ब्लॉक करने की कोशिश कर दी ईरान पर हमला करके। ये जो डिस्टर्बेंस है ये दोनों मिल करके खेल रहे हैं। यह भारत और रूस को समझ लेना पड़ेगा इस खेल को बहुत जल्दी। रूस जो पहले इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखें सेंट्रल एशिया में एक तरीके से वीटो जैसा प्रभाव रखता था, अब उसकी स्थिति बदल चुकी है। रूस अब एक तरह से अगर आप देखें तो चीन की बढ़ती मनमानी को रोकने की स्थिति में नहीं है। आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर रूस का प्रभाव घट रहा है इस पूरे इलाके में। पुतिन जब कहते होंगे कि भाई ये तो मेरा प्रभाव क्षेत्र है, और चीन मुस्कुरा कर कहता है कि भाई साहब प्रभाव की स्पेलिंग बदल चुकी है,
अब उसे युवान कहते हैं। रूस सोच रहा था कि वो यूक्रेन में जीत लेगा और इधर चीन ने उसका पूरा का पूरा पिछवाड़े से ही सेंट्रल एशिया गायब कर दिया और उसमें शोरूम खोल दिया, अपना माल बेचे जा रहा है, उसे लूटे जा रहा है। अगर आप देखें तो चीन यूरेशिया में सिर्फ जगह नहीं बना रहा है अपनी, बल्कि पूरी व्यवस्था को एक तरीके से रीवायर कर रहा है अपने हिसाब से, जो उसके लिए परफेक्ट हो। सेंट्रल एशिया वालों को लग रहा था कि कनेक्शन मिल रहा है, नया नया कनेक्शन आएगा, पर हकीकत यह है कि जिस दिन चीन ने मेन स्विच गिराया, पूरे यूरेशिया में अंधेरा छा जाएगा इधर, और फिर सबको मोमबत्ती भी बीजिंग से ही मंगवानी पड़ेगी। उस स्थिति में ये स्थिति बनती जा रही है सेंट्रल एशिया के अंदर। चाइना बहुत ही गंदा खेल खेल रहा है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि चीन का पूरा नेटवर्क कंट्रोल हो रहा है इस पूरे क्षेत्र में। लॉजिस्टिक नेटवर्क इतना तगड़ा बना चुका है चाइना कि आप समझ नहीं पाएंगे। हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो आप हिल कर रह जाएंगे। चीन ने सेंट्रल एशिया में ऐसा नेटवर्क बिछा दिया है कि समझिए कि जियो का टावर भी फेल है मुकेश अंबानी जी का, शर्मा जाएंगे टावर वाले। इतना तगड़ा नेटवर्क है इसका पूरे इस क्षेत्र में। चीन ने सेंट्रल एशिया में रेलवे ट्रैक बिछा दिए हैं, रेलवे के साथ साथ आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम भी लगा दिए हैं, डिजिटल पेमेंट गेटवे स्थापित कर दिया। इससे क्षेत्र की तो आर्थिक गतिविधि तो बढ़ी रही है, लेकिन सबके सब चीनी सिस्टम से भी जुड़ते जा रही है। और अंग्रेज यही करते थे पहले एक तरीके से अगर आप देखें तो लोग यही कहते थे कि भाई दुनिया में दो चीज़ बहुत ज़्यादा फैलती है, एक इंटरनेट और दूसरा अफवाह। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैल रही है, तीसरी चीज़, वह है चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर, चीन का लोन। आंख बंद करके लोग ले लेता है शॉर्ट टर्म में ऐशो आराम करने के लिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट का तेजी से विस्तार कर रहा है चाइना इस पूरे क्षेत्र में। कॉरिडोर बनने के बाद ट्रेड पैटर्न पूरी तरीके से बदल जाते हैं। ये पूरा इतिहास रहा है चाइना का, बदल देता है पूरा स्क्रिप्ट वहाँ का। रेगुलेटरी चॉइस भी चीन अपने टेक्निकल सिस्टम से जोड़ देता है, सारा कंट्रोल लगता है करने। BRI कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है। चीन ने ऐसे ऐसे लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाया है कि सेंट्रल एशिया के देश अब खुद के घर में भी बिना चीन के मैप के टॉयलेट भी नहीं जा सकते हैं। यह बिल्कुल ऐसी हकीकत हो जाएगी कुछ दिन के अंदर। फाइनेंशियल इकोसिस्टम पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशिया का है वो चीन के प्रभाव में चला जा रहा है। रूस उधर यूक्रेन से बमबारी कर रहा है, उससे सामना कर रहा है, इधर चीन उसका पूरा का पूरा पिछवाड़ा उड़ा करके लेकर के जा रहा है। चीन अभी इन देशों के अगर आप देखें तो टोटल पैसे में इनके फाइनेंस में घुस गया है। पहले लोग अपने बटुए में रशियन का रूबल रखते थे सेंट्रल एशिया वाले, अब सबके फ़ोन में चाइनीज एप्लीकेशन है। ये तो वही जाल है कि जहाँ लोन फ्री में मिल जाएगा, बाद में पता चलेगा कि उन्होंने अपनी किडनी साइन कर दी है उसके लिए गिरवी के रूप में। तो ऊर्जा सप्लाई चीन में भी मतलब अगर आप देखें तो चीन की मौजूदगी मतलब तेज़ी से बढ़ रही है पूरे ऊर्जा सप्लाई के मामले में भी। इस क्षेत्र में फाइनेंस हुआ, डिजिटल गवर्नेंस हुआ, हर क्षेत्र में चाइना घुस गया है सेंट्रल एशिया के अंदर। पहले जिस तरीके से कहता था ना अमेरिका कि हम दुनिया के पुलिस हैं, आज भी कहता है। चीन अब उसी तरीके से कर रहा है कि हम नेटवर्क एडमिन बन चुके हैं। अगर किसी देश ने चाइना से ज़्यादा सवाल पूछ लिया तो चीन सीधे बोलेगा भाई जरा राउटर रीस्टार्ट कर दो इसका, और फिर पूरा देश ही ऑफलाइन हो जाएगा। जैसे कि चाइना ने अपना अमेरिका ने डॉलर से किया है, वैसे ही चाइना अपने नेटवर्क से कर रहा है, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेगा। सेंट्रल एशिया वाला देश कोई चाह करके भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भारत को एंट्री लेनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर क्षेत्र में सेंट्रल एशिया के अंदर। अगर आप डिटेल में जाकर के देखेंगे तो बीजिंग एक तरह से हथियारबंद इंटरडिपेंडेंस की रणनीति पर काम करता है। बहुत ही गहरे लेवल पर खेल रहा है चाइना। आम लोगों को समझ में नहीं आने वाला ये सब कुछ। अगर सरल शब्दों में कहना चाहें इस बात को तो देखिए, दो देशों के बीच में व्यापार होती है, ऊर्जा, बैंकिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक नेटवर्क इतना गहरा हो जाता है, ये हथियारबंदी इंटर डिपेंडेंस के मामले में इतना गहरा हो जाता है ये सब कुछ का नेटवर्क कि कोई मतलब दूसरे देश पर दबाव भी बनाया जा सकता है। आप सोचिए, अगर आप ऊर्जा के लिए, व्यापार के लिए, बैंकिंग के लिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक सब चीज़ के लिए अगर आप एक ही देश पर निर्भर हो जाएंगे, जो कि सेंट्रल एशिया हो रहा है, चाइना पर निर्भर होते जा रहा है, ऐसे में दूसरा देश उसकी बात नहीं मानेगा, वो सप्लाई रोक सकता है, सिस्टम बंद कर सकता है, अचानक आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अमेरिका आज अपने डॉलर का इस्तेमाल करता है हथियार के तौर पर पूरे दुनिया भर में। चीन वही इंफ्रास्ट्रक्चर और नियम बना रहा है जो उसके तहत छोटे देश काम करेंगे, अपने हिसाब से बना रहा है, उसको अपने फ़ायदे के लिए बना रहा है। ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखें तो चीन ने पहले रूस को घुमा दिया है व्यापार करके। 2024 का जो डाटा आया है चीन के कस्टम डाटा ही, उसके अनुसार ही रूस और चीन का व्यापार $252 बिलियन तक पहुंच गया है। $252 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और ये जो व्यापार है $252 अरब का,
इसमें से आधा तो रूस ने चीन से ही उधार लिया होगा ताकि वो चीन का ही सामान खरीद सके। बहुत ज़्यादा लोन दे चुका है चाइना ने रूस को। 2025 में भले ही ये जो आंकड़ा है 252 का थोड़ा सा गिरा था, लेकिन संतुलन अभी भी पूरी तरीके से चीन के पक्ष में है। यानी चीन रूस को बहुत ज़्यादा सामान बेच रहा है, आंख बंद करके अंधाधुंध तरीके से। वहाँ पर भारत को तुरंत पहुँचना पड़ेगा, भारत कोशिश भी कर रहा है, और रूस चीन को बहुत कम बेच पा रहा है। दिक्कत ये है, यानी कि पैसा ज़्यादा चीन की तरफ जा रहा है, व्यापार का बैलेंस चीन के पक्ष में है। यहाँ पर भारत को एंट्री लेना चाहिए, रूस को बचाना चाहिए। रूस को चीन कब्जा करते जा रहा है, एकदम चंगुल में फंसाते जा रहा है। अमेरिका भी यही चाहता है, क्योंकि चाइना का कंट्रोल अमेरिका के पास है। अमेरिका एक तरह से चाइना को अपने प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, रशिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ। रूस आर्थिक रूप से चीन के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर हो चुका है कि सेंट्रल एशिया में चीन का प्रभाव अचानक से अपने आप बढ़ने लगा, मजबूत होने लगा। चाह करके भी रशिया कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद निर्भर हो चुका है चीन पे। तो सेंट्रल एशिया वाले भी होंगे। चाइना पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि रशिया को सेंट्रल एशिया के अंदर जो है इसको दरकिनार कर दिया जाए। रूस हमेशा से सेंट्रल एशिया को अपना प्रभाव वाला क्षेत्र मानता रहा है, लेकिन चीन क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे सेंट्रल एशियाई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। चीन ने तो कुछ ऐसे ऐसे संस्थागत प्लेटफॉर्म भी बना दिए हैं जिसमें रूस शामिल ही नहीं है। सेंट्रल एशिया के अंदर जो है ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है चाइना ने बिना रूस के ही। समझ सकते इसकी हिम्मत देखिए, उसके पिछवाड़े आकर के सारा राजनीति कर रहा है चाइना। इससे रूस की जो पारंपरिक समस्याएं थी कमज़ोर पड़ रही हैं। पहले सेंट्रल एशिया में कोई फैसला होता था तो रूस की तरफ देखा जाता था, अब लोग बीजिंग की तरफ देखते हैं। चीन ने नए प्लेटफॉर्म भी बना दिए जिसमें रूस को बुलाया ही नहीं गया, मतलब पार्टी भी हो रही, केक भी काट रहे हैं, और जो पुराने बॉस हैं रूस, उनको इन्विटेशन कार्ड भी नहीं भेज रहा चाइना। ये सारे के सारे जो सिम्टम हैं यह दिखा रहे हैं कि चाइना बहुत गंदा खेल रहा है वहाँ पर रूस के पड़ोसी देशों के साथ। अब देखिए रूस ने कुछ बनाए थे, ग्रुप बनाए हुए थे रशिया ने। एक CSTO नाम था, एक EU है। रूस के नेतृत्व वाले CSTO की भूमिका बेहद कमज़ोर हो चुकी है अब। दूसरी तरफ जो EU है उसकी भी आर्थिक ढांचा का प्रभाव लगभग कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि चाइना वहाँ पे हावी होता जा रहा है। अब ये जो CSTO और EU था, इनका काम था कि भाई सेंट्रल एशिया के अंदर रूस के आसपास रखो, पूरे सेंट्रल एशिया को रूस के आसपास ही रखो, दूर नहीं जाने दो। लेकिन अब हालत ऐसी है कि जैसे पुराने सोसाइटी का वॉचमैन हो, वो बेकार हो गया, क्योंकि अब सोसाइटी में एक नया सिक्योरिटी एप्लीकेशन आ गया। उसी तरीके से रशिया के सारे सिस्टम को, सारे इसका जो ग्रुप है इसको बेकार करता जा रहा है चाइना वहाँ पर। अब अगर आपको पता होगा तो CSTO को बनाया गया था कि भाई किसी पे भी अगर हमला होगा, एक तरीके से सैन्य गठबंधन था नाटो की तरह, तो चाहे आतंकवाद से लड़ने के लिए, क्या चाहे अगर सदस्य देशों पर हमला हो जाए तो दूसरे सब पे हमला माना जाएगा। इस तरीके से उसने बनाया था रशिया ने इन सब के साथ मिल करके, लेकिन उसको कमज़ोर कर दिया गया। वहीं अगर आप EU की बात करें तो व्यापार के लिए एक तरीके से यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाया गया था, ताकि सबके साथ आपस में व्यापार हो, कस्टम नियम बने, फ्री ट्रेड हो, और क्या कहते हैं आसान सब कुछ बने, साझेदारी हो, आर्थिक सहयोग बढ़े, ताकि रूस अपने सहयोगी के साथ मिलकर के आर्थिक मजबूती कर सके। लेकिन चाइना आकर के सारा खेल बिगाड़ रहा है, अपना अपना केवल बना रहा है और रशिया को इसमें इंक्लूड भी नहीं कर रहा है। तो सेंट्रल एशिया से बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है। चाइना लुटेरा घुस करके यहाँ पर रशिया को अलग करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भारत को एक्शन लेना पड़ेगा। चीन इसके बदले में क्या किया है, जितना भी रशिया का संगठन था उसके बदले में अपना एक नया अलग अलग संगठन बना रहा है, आर्थिक और कूटनीतिक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिसका नाम है, एक का नाम है सम्मेलन, सियान सम्मेलन, एक का नाम है अस्तान सम्मेलन। 2023 में चीन ने सियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। 2025 में उसने एक तरीके से अस्ताना सम्मेलन के जरिए चीन ने एक तरीके से अपना नई संरचना बना दी। ये आस्तीन के सांप लोग अस्ताना नाम ही रखेंगे। रूस ने संगठन बनाए थे CSTO, EU, लेकिन भाई साहब इनके नाम तो इतने कठिन है कि सेंट्रल एशिया वाले आधे समय इसका नाम ही याद करते करते थक जाते होंगे। अब चीन आया सीधे बोल रहा है कि बोल दो सीधे सीधे सिंपल सियान और अस्ताना, इतना आसान नाम कर दिया। तो साइकोलॉजी से खेल रहा है चाइना। 2023 में अगर आप देखें तो सियान शिखर सम्मेलन में चीन ने इन सभी सेंट्रल एशियाई देशों को बुलाया था, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, इस सब के लिए। इसके बाद फिर 2025 में अस्ताना सम्मेलन बनाया, जिसका मकसद था कि वहीं पुरनके सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा करें और ज़्यादा उसको बेहतर किया जाए, लॉजिस्टिक नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ को सेंट्रल एशिया के देशों के साथ।
इन सम्मेलन के बाद वहाँ पे एक अस्थायी सचिवालय भी बनाया है चाइना। अब सेंट्रल एशिया से संवाद के लिए चीन को रूस की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, जबकि पहले ये पूरा बॉस इस पूरे इलाके का वही था, उसके परमिशन के बिना इनसे कोई बात भी नहीं करता था। अब चाइना को कोई ज़रूरत नहीं है, अब सीधे डायरेक्ट बातचीत कर रहा है। और रूस भी सोच रहा होगा कि भाई हमने सालों तक मतलब इसी इलाकों को संभाला, पूरे सेंट्रल एशिया को, और चीन आया, मीटिंग की, फ़ोटो खिंचवाया उसने, सचिवालय बना दिया और पूरा नेटवर्क भी अपने नाम करके ले गया। तो ये सब रशिया देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है दोस्तों। सेंट्रल एशिया के देश जब रूस की तरफ देखते हैं तो उन्हें बफर जोन दिखता है, लेकिन जब चीन की तरफ देखते हैं तो उन्हें बोनस, लोन, EMI सब कुछ दिखता है। अब आप ही बताइए कि अगर कोई पुरानी यादों को लेकर के अपना बोनस थोड़ी ना छोड़ देगा। अब सबको भाई आगे बढ़ने के लिए जल्दी जल्दी फ़ायदा चाहिए, मुनाफा चाहिए, पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो ये इनको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चीन सेंट्रल एशिया गैस पाइपलाइन पर चीन ने गजब तरीके से कब्जा किया हुआ है। आप समझिए कि इसकी क्षमता जो बनाई है ना सेंट्रल एशिया से चाइना के लिए, जो गैस पाइपलाइन है उसकी क्षमता तकरीबन 55 बिलियन क्यूबिक मीटर है हर साल के लिए। यानी एक तरह से अगर आप देखें तो चीन ने अपने टंकी फुल करने के लिए पूरे सेंट्रल एशिया तक पाइपलाइन बिछा दिया। हम बात कर रहे हैं उस पाइपलाइन की जो सेंट्रल एशिया से के पेट से निकल करके और सीधे चाइना के किचन तक पहुंच जाता है, वहाँ तक घुस जाती है। मतलब अगर मान लीजिए कभी चीन के किचन में अगर गैस खत्म हो जाएगा तो तुर्कमेनिस्तान को बोलता होगा जरा नल खोल दो भाई। तो ये हाल है, सेंट्रल एशिया का पूरा जो है सप्लाई पाइपलाइन बिछा दिया है चाइना अपने किचन तक। और सबसे बड़ी बात है कि इस पाइपलाइन का गवर्नेंस सिस्टम भी चीन के नियंत्रण में ही है। पूरा का पूरा गवर्नेंस सिस्टम, पाइपलाइन कैसे काम करेगा, कितना प्रेशर रहेगा, क्या रहेगा, सब कुछ वही तय कर रहा है। इसको बोलते हैं असली कंट्रोल करना किसी देश को। मतलब गैस भी वही देगा चाइना ही, वाल्व भी वही घुमा रहा है और बिल भी वही बना रहा है, गैस भी वही ले रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। ये लोग बस बैठ के देखते हैं कितना आया पैसा हमारे अकाउंट में। तो इससे ऊर्जा सप्लाई चेन अगर देखें आप तो लंबे समय के लिए चीन पे कब्जा होता जा रहा है सेंट्रल एशिया के अंदर। यहाँ पर भारत को भी एक्शन लेना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। रशिया अकेले फंसा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक ज़बरदस्त लॉजिस्टिक हब बना दिया है इसने। इसका गजब का रणनीतिक महत्व है। इसका नाम तो खरगोश नहीं है, खोरगोश है, खोरगोश इसका नाम है। कजाकिस्तान चीन बॉर्डर पर बना हुआ है खोरगोश नाम का लॉजिस्टिक हब। यह हब पूरे इलाके के एक तरीके से इकोनॉमिक ज्योग्राफी को फिर से मैप कर रहा है। लॉजिस्टिक के मामले में चाइना बहुत ही शातिर हो चुका है। चीन एक तरीके से सप्लाई को पूरी तरीके से पूरे इलाके में लॉक कर रहा है, खरगोश सप्लाई नेटवर्क को और ट्रेड रूट को। चाइना मतलब चीन के साथ अपने साथ उसको लॉक कर रहा है पूरी तरीके से। मतलब दुकानदार भी चीन का रहेगा, गोदाम भी उसका, रास्ता भी चीन का और ग्राहक भी चीन ही खुद ही है। आप समझिए सेंट्रल एशिया क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं रह पाएंगे देश बाद में। अभी मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ के सरकार को भी कैसे कंट्रोल कर रहा है वो। ये छोटे देश बहुत अपने आप में खुश हो जाते होंगे, कहते होंगे कि भाई पहले हमें समझ नहीं आता था कि व्यापार कैसे करना है, अब चीन ने सब कुछ आसान कर दिया, बस हमको पेमेंट मिल जाती है, हम लोग सोए रहते हैं, बस माल बनाओ ट्रक में भरो और सीधे बीजिंग भेज देते होंगे ये लोग। बाकी काम सारा कुछ चाइना देख रहा है, बिल बनाने से लेकर हर चीज़ कैलकुलेशन। इस तरीके से अगर आप देखें तो चीनी कंपनियों को सप्लाई चेन पर पूरा का पूरा अधिकार मिल गया इस क्षेत्र में। पहले लोग कहते थे कि भाई सारे के सारे जो रास्ते हैं वो रोम जाते थे, अब सारे रास्ते का वर्जन बदल चुका है, बीजिंग जा रहे हैं अब सारे रास्ते सेंट्रल एशिया से। चीन समझ गया है कि भाई हम मिसाइल नहीं चलाएंगे, हम ज़्यादा मिसाइल पे हम काम नहीं करेंगे, उसके लिए मिसाइल से ज़्यादा जो है लंबी लंबी पाइपलाइन, व्यस्त बिजी खूब सारा लॉजिस्टिक हब बना रहा है, नेटवर्क तैयार कर रहा है। बहुत बड़ा गेम खेल रहा है चाइना, बहुत बड़ा गेम खेल रहा है एशिया के अंदर। अब देखिए तो भारत को आगे रहना चाहिए। हम चाइना अगर एक कदम है तो हमको 2 कदम आगे चलने की ज़रूरत है। चाइना आप सुनिए डिजिटल कंट्रोल कैसे वहाँ पर करता है, पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश रखता है, सरकार हिलाने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर चाइना अपने एप्लीकेशन से, अपने डिजिटल कंट्रोल से। सेंट्रल एशिया के कई देशों में अगर आप देखें तो लोकतंत्र बेहद कमज़ोर है। अब इन देशों के जो शासक हैं वो अपनी सत्ता बचाए रखना चाहते हैं और चीन ऐसे शासकों को जो है जो डिजिटल निगरानी तकनीक उपलब्ध करा रहा है। चीनी सॉफ्टवेयर के जरिए जनता की निगरानी और कंट्रोल आसान हो जाती है। बदले में ये सरकार चीन को आर्थिक और रणनीतिक पहुँच दे देती है कि आओ जाओ मेरे देश में, पूरी तरीके से दरवाज़ा खुला हुआ है। सेंट्रल एशिया के देशों में अगर आप देखें तो लोकतंत्र उतना ही है जितना कि चिप्स में आलू होता है, चिप्स के पैकेट में, बाकी हवा। लोकतंत्र खाली नाम का चीज़ है वहाँ पर सेंट्रल एशिया के अंदर। वहाँ के शासकों को बस एक ही टेंशन है, कुर्सी कैसे बचा करके रखना है लंबे समय के लिए।
अब रूस जो है वो तो अपनी खुद कुर्सी बचाने के लिए यूक्रेन में पसीने बहा रहा है, तो ऐसे में मसीहा बनकर आ जाता है चीन, और चीन पूरा टेक सपोर्ट देता है इन लोगों को। मतलब चुनाव तो होते हैं, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तो जनता भी देख करके रिजल्ट कहती होगी कि भाई ये कैसे हो गया, बदलाव हो ही नहीं रहा यहाँ पर, चाइना बदलने नहीं दे रहा सरकार। चीन कहता है कि देखो हम लोकतंत्र में दखल नहीं देंगे यहाँ पर, बस तुम्हें एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे देंगे जिससे पता चल जाएगा कौन तुम्हारे खिलाफ सोच भी रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता है इन देशों में। चाइना पूरा कंट्रोल करते जा रहा है वहाँ के सरकार को अपने सिस्टम के द्वारा, अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा। मतलब अगर मान लीजिए कि घर में किसी ने अगर घर कुछ सरकार के बोल दिया कि भाई ये काम ठीक नहीं है, तो उसको नोटिफिकेशन तक आ सकता है, जैसे चाइना में होता है, उसे स्पष्टीकरण तक मांगा जा सकता है क्यों बोला सरकार के खिलाफ। अब अगर आप देखें तो बदले में चीन को क्या मिलता है, तो बदले में चीन को आर्थिक और रणनीतिक पहुंच मिल रही है पूरे इलाके में। चीन सीधे कहता है कि आप कुर्सी संभालिए वहाँ के सरकारों से, हम आपका नेटवर्क संभाल रहे हैं, हम आपको सब कुछ भेजेंगे। वही काम सऊदी अरब जैसे देशों के साथ अमेरिका करता है, वहाँ पर सारा का सारा उनको सब कुछ वहीं से संभालता है, पेमेंट सिस्टम, सप्लाई, तेल का बहुत चीज़ वहीं करता है, खोज के निकालता भी वही है। अब वही इसी चीज़ को सेंट्रल एशिया में अप्लाई कर रहा है जहाँ पे खजाने का भंडार है, मिनरल छुपे हुए हैं यहाँ पे इतने सारे। अब सेंट्रल एशिया के शासक भी जो है वो भी खुश रहते हैं, जनता भी कंट्रोल में रहती है, चीन भी खुश रहता है कि क्योंकि पूरा देश ही उसके रिमोट कंट्रोल पे चल रहा है सेंट्रल एशिया के अंदर। रूस अभी भी वहाँ पे अहम शक्ति बना हुआ है सेंट्रल एशिया में, लेकिन अगर आप देखें तो उसके बस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता है उसका। लाखों सेंट्रल एशियाई नागरिक आज भी रूस में काम करते हैं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सेंट्रल एशिया के लोग रूस में काम करने के लिए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी कमाई से इन देशों की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी योगदान हो जाती है। जैसे कि तजाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वह रूस पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। कैसे? तो देखिए, तजाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका लगभग 48% हिस्सा रूस में काम करने वाले मजदूर से आता है। सोचिए तजाकिस्तान कितना ज़्यादा निर्भर है रशिया के ऊपर, लेकिन इन सबको अब चाइना जो अपने लपेटे में ले रहा है। अब यही कारण है कि अगर आप देखें तो रूसी रूबल तजाकिस्तान जैसे देशों में उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। मतलब अगर आप मॉस्को में ओवर टाइम अगर बढ़ा रहे हैं तो तजाकिस्तान के जीडीपी में अचानक से इंक्रीमेंट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर आप रूस में छुट्टी हो गई तो तजाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी टेंशन में आ जाते होंगे, जीडीपी घसक जाती होगी नीचे। अब रूसी रूबल वहाँ मतलब इतना अहम लगता है जैसे कि आधी अर्थव्यवस्था ही इसी से चल रही है। तजाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है रूबल पे मतलब ऐसे झूल रही जैसे कि सावन का झूला हो। सुबह रूबल ऊपर चढ़ गया तो तजाकिस्तान में पार्टी हो गई, जीडीपी ऊपर चला गया। शाम को रूबल गिर गया नीचे तो पूरा देश बैठ करके दाल चावल की प्लानिंग कर रहा है, टेंशन में आ गया। पहले रूस की छवि पूरे इलाके में सुरक्षा की थी, एक तरीके से बॉडीगार्ड माना जाता था रशिया सेंट्रल एशिया के लिए। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने रूस की सुरक्षा छवि को ही कमजोर कर दिया है। उसके एक तरीके से सैन्य क्षमता पे ही संदेह करते हैं ये लोग। इन देशों को लगता है कि अगर रूस खुद को नहीं बचा पा रहा है तो हमको कैसे बचाएगा, चलो चीन के पास चलो, अगर भारत रहेगा तो भारत के पास भी आ जाएंगे वे लोग। आप देखिए कि युवान को कैसे वहाँ पर मतलब फैला करके रख दिया है चाइना ने। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद रूस की आर्थिक स्थिति अचानक से बदल गई है। रूस अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी चीनी करेंसी को ही बढ़ावा दे रहा है, उसी का इस्तेमाल भी कर रहा है डॉलर की जगह पर। पश्चिमी देशों ने सोचा था कि प्रतिबंध लगा करके रूस को अकेला कर देंगे, लेकिन रूस ने कहा कि कोई बात नहीं, दोस्त बदल लेते हैं, करेंसी को बदल दिया उसने। अब हालत ऐसी है कि रूस का व्यापार चीन के साथ इतना बढ़ गया है कि कैलकुलेटर भी बीजिंग के हिसाब से ही चल रहा है, सब कुछ उसी के फेवर में चल रहा है। जी हाँ। अब उसके बाद रूस के व्यापार में अगर आप देखें तो युवान की हिस्सेदारी पहले 2% थी, अब बढ़ करके अचानक 40% हो गई। सोचिए 2% से 40% की छलांग। इतनी तेज़ी से तो शेयर मार्केट में स्कैम भी नहीं होता है जितना कि चीन रशिया को चूना लगा रहा है। रूस के लिए अगर आप देखें तो युवान अब वो ऑक्सीजन सिलेंडर बन गया है जिसका रिमोट हमेशा चीन के हाथों में है। रूस कहता है कि इस तरह से तो हमारा व्यापार बढ़ रहा है युवान से, लेकिन दुनिया को और चीन को पता है व्यापार नहीं भाई, तुम्हारी निर्भरता बढ़ते जा रही है चाइना के ऊपर। पहले तुम दादागिरी करते थे, दुनिया के शेर थे, अब तुम बस देखते हो कि भाई बीजिंग में मौसम कैसा है, क्योंकि अगर बीजिंग के आर्थिक में छींक आ गई इकोनॉमी में तो मॉस्को में जुकाम शुरू हो जाएगा। अब उस पर निर्भर होते जा रहे हो ना। सेंट्रल एशियाई देश अब इन बदलाव को ध्यान से देख रहे हैं। अब ये देश कंफ्यूज है सेंट्रल एशिया वाले कि भाई अपनी गुलक में हम रखें तो रखें क्या, रूबल रखे तो गिर जाता है, डॉलर रखे तो रूस बुरा मान जाएगा, और अगर युआन रखते हैं तो चीन घर के कागज ही मांग लेगा।
तो ऐसी स्थिति हो गई है सेंट्रल एशिया वाले देशों की, पूरे तरीके से जो है शक्ति संतुलन बदल दिया है चाइना ने वहाँ पर, और उसका प्रभाव धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। चीन एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ पर उभर के सामने आया है, और चीन धीरे धीरे रूस को इस क्षेत्र से बाहर की तरफ धकेल रहा है, और अंत में वह रूस में भी यही खेल खेलने वाला है। और यहाँ पर पुतिन को निश्चित तौर पर मोदी जी के साथ कूटनीतिक तौर पर भारत के साथ इस पर बात करना चाहिए कि भाई कैसे भारत को पहुँच दिया जाए रशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, ताकि वहाँ पर युआन ही पूरा ना चले बल्कि रुपये को भी चलाया जाए। भारत का भी मान वहाँ पर बिके ज़्यादा से ज़्यादा। इस पर काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छी खबर के साथ।